एपिसोड के स्टार्ट में हम कॉन्फ्रेंस हॉल को देखते हैं जहाँ पर सारे मास्टर मौजूद होते हैं और वो सभी आपस में बातें कर रहे थे। जहाँ वो हेड मास्टर सारे मास्टर से कहते हैं, आपने उसके ओस स्पिरिट टैबलेट को तो देख लिया, तो आपकी इसकी क्या राय है? ये अच्छी चीज है या बुरी? कहीं ये इस सेक्ट पे होने वाले किसी खतरे का इशारा तो नहीं? या फिर ये भी हो सकता है कि किसी डिसाइपल के पास इतनी पावर्स आ गई होगी, इसलिए उसने यहाँ पर केओस टैबलेट स्पिरिट को समन कर पाया है। ये सुनकर बाकी मास्टर कहते हैं, ऐसा तो अभी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि ये केओस टैबलेट स्पिरिट अच्छी चीज के लिए यहाँ पर दिखाई दिया था या फिर खतरे के लिए, पर ज्यादा चांस तो ये है कि ये किसी खतरे का इशारा हो सकता है कि यहाँ पर डीमंस अटैक करने के लिए आ जाएं और उन्हीं को रोकने के लिए यहाँ पर केओस टैबलेट स्पिरिट दिखाई दिया था, जिसका मतलब ये है कि सारे डिसाइपल को और ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है ताकि वो सभी आने वाले डीमंस की फाइट में उनका मुकाबला कर सके, जैसा कि 28 साल पहले बाकी डिसाइपल और इमॉर्टल ने मिलकर किया था। उस टाइम भी हमने डीमंस को हराया था और इस बार भी अगर वो डीमंस दोबारा वापस आए तो हम इस बार भी उन्हें हरा देंगे। इसलिए हमें अपनी प्रैक्टिस कम नहीं करनी है, जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। साथ ही बाकी मास्टर भी कहते हैं कि उस टाइम तो ये कुनलुन माउंटेन अकेला ही था, उस टाइम उसकी मदद करने वाले ज्यादा लोग नहीं थे, लेकिन इस बार तो 4 सेक्ट आपस में मिल चुके हैं और वो सभी मिलकर उन डीमन से लड़ाई करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमें कुछ ऐसे डिसाइपल चाहिए होंगे जो उस टाइम की तरह स्वॉर्ड फेरी जितने पावरफुल हो। अगर वैसे डिसाइपल हमारे पास होंगे तो हम आसानी से उन डेविल्स और डीमंस का मुकाबला कर पाएंगे। तब ये सुनकर हेड मास्टर मू जियान और मार्क के बारे में सोचने लगते हैं कि पूरे के पूरे कुनलुन माउंटेन में सबसे ज्यादा पावरफुल वही दोनों लोग हैं और अगर वो थोड़ी और मेहनत करे तो एक दिन जरूर वो स्वॉर्ड इमॉर्टल बनकर दिखाएंगे। और मू जियान भी अपने फादर की तरह बिल्कुल इस सेक्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा और इस चीज को सोचकर वो हेड मास्टर खुश हो जाते हैं। जिसके बाद वो बाकी सारे मास्टर को मू जियान और मार्क के बारे में बताते हैं कि वो लोग कौन हैं और उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। जहाँ वो कहते हैं मार्क तो स्वॉर्ड इमॉर्टल की बेटी है और मू जियान एक स्वॉर्ड फेरी का बेटा है, जिन दोनों ने मिलकर 28 साल पहले हुए डेविल्स के अटैक में बहुत ज्यादा मदद की थी और उन्हीं की बदौलत ये सेक्ट आज तक यहाँ पर मौजूद है, वरना यहाँ पर तो कब का उन डेविल्स का राज हो गया होता। और जिस तरह के पावरफुल वो दोनों थे उसी राह पर मार्क और मू जियान भी चल रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो एक न एक दिन अपने फादर जितना पावरफुल बनकर ही दिखाएंगे और उन दोनों के ऊपर ही इस पूरे सेक्ट की जिम्मेदारी है, जैसा कि उन दोनों के फादर ने इस सेक्ट को संभाला था। आगे चलकर उन दोनों को भी इस सेक्ट को संभालने में अपनी जान लगा देनी है। तब ये सुनकर बाकी मास्टर कहते हैं, अरे वो दोनों तो अभी बहुत छोटे हैं, तो तुम कैसे सोच सकते हो कि इतनी जल्दी वो इतने ज्यादा पावरफुल बन जाएंगे? किसी को भी पावरफुल बनने के लिए काफी टाइम लगता है। इस पर हेड मास्टर कहते हैं, उन्हें पावरफुल बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि उनका लेवल पहले से ही बहुत ज्यादा हाई हो चुका है। जिस पर सारे मास्टर हैरान रहते हैं कि इतनी जल्दी अगर उन दोनों ने अपना लेवल हाई कर लिया है तो ये बात तो बिल्कुल साफ है कि वो जरूर एक न एक दिन पावरफुल बनकर दिखाएंगे। लेकिन इस चीज का भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि उनकी पावर्स कितनी है। पहले हमें उनकी पावर्स देखनी होगी, उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि वो दोनों सच में पावरफुल बन चुके हैं। इस पर हेड मास्टर कहते हैं, ये तो अच्छी बात है, 3 दिन बाद होने वाले कंपटीशन में तुम उनकी पावर्स देख सकते हो कि वो अभी कितने ज्यादा पावरफुल बन चुके हैं। तभी वहाँ पर डोंग के बेटे का दोस्त आ जाता है जो सारे मास्टर से कहता है, अरे आप लोग तो बेकार में ही उम्मीद लगा कर बैठे हैं, मू जियान को तो आपने देखा ही नहीं है, वो किसी काम का इंसान नहीं है, ऊपर से वो सबसे ज्यादा रिसोर्सेज भी खा जाता है, लेकिन तब भी कोई फायदा नहीं होता, वो सारे रिसोर्सेज को बर्बाद ही कर रहा है, उसके जितना घटिया डिसाइपल तो इस पूरे सेक्ट में है ही नहीं। ये सुनकर सारे मास्टर हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये कैसी बात कर रहा है, मू जियान अगर इतना कमजोर है तो हेड मास्टर ने उसके बारे में इतनी तारीफ क्यों की? तो वहीं इस चीज से हेड मास्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो डोंग की तरफ देखते हुए कहते हैं, देखो तुम्हारे बेटे के दोस्त ने ये क्या किया। साथ ही इस चीज से डोंग को भी गुस्सा आ रहा होता है कि ये दोनों तो पहले से ही एक पनिशमेंट लिए हुए हैं, इन्हें और पनिशमेंट लेना है क्या? तो वहीं हेड मास्टर को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए डोंग के बेटे के दोस्त को मारने के लिए चले जाते हैं, लेकिन वो उसके
तरफ पहुंचते उससे पहले ही उनकी पावर्स का ऑरा इतना ज्यादा होता है कि डोंग के दोस्त का बेटा वहां से उड़ते हुए बहुत दूर जाकर गिर जाता है। साथ ही अब वहां पर डोंग भी आ जाता है जो उससे कहता है तुम्हें मैं दोबारा से पनिशमेंट देता हूँ, तुम यहाँ से दूर फॉरबिडन वैली में जाकर 3 साल वहीं पर कैद रहोगे और तुम्हें वहां से बाहर कोई भी नहीं निकाल सकता। ये सुनकर वो एकदम से डर जाता है और वहां से भाग जाता है। पर ये देखकर वो फीमेल मास्टर कहती है मुझे तो लगता है इसके अंदर जरूर कुछ डोंग की चाल है। उस फॉरबिडन वैली में जल्दी कोई डिसाइपल एंटर नहीं कर पाता, लेकिन यहाँ पर डोंग ने तो 3 साल के लिए वहाँ पर उसे पनिशमेंट ही दे दी। मुझे तो लगता है कि ये 3 साल के अंदर उस फॉरबिडन वैली में जाकर कुछ गड़बड़ करेगा और यही चीज की वजह से डोंग ने जानबूझकर उसे वहाँ भेजा है। तो वहीं बाकी सारे मास्टर मूजियान के बारे में ये कह रहे होते हैं कि भले ही कोई भी बात क्यों ना हो वो अभी तक बहुत छोटा है। साथ ही मैंने ये भी सुना था कि उसके पास कोई बीमारी भी है जिस वजह से वो जितनी भी कल्टीवेशन करता है उसकी सारी पावर्स उसके पेट में ही चली जाती है। लेकिन अगर तब भी तुम कहते हो तो हमें थोड़ा थोड़ा इस बात पर भरोसा हो ही रहा है कि वो पावरफुल होगा। तब ये सुनकर हेडमास्टर कहते हैं तुम्हें मूजियान के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। 3 दिन बाद मार्शल आर्ट कंपटीशन शुरू ही होने वाला है तो सीधे तुम वहाँ पर उसकी पावर्स देख लेना, उससे पहले किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और अब मैं ये कॉन्फ्रेंस खत्म करता हूँ, आप सभी अपने अपने कमरे में जाकर आराम कर सकते हैं। अब रात को एक मास्टर काफी ज्यादा शराब पीकर अपने कमरे में आता है जहाँ वो ये सोचकर हैरान था कि पहले तो मैं ये शराब पीता था तो मुझे इतनी ज्यादा नहीं चढ़ती थी, पर आज क्या हो गया जो मुझे इससे इतनी ज्यादा चढ़ गई है। मेरा तो ऐसा मन कर रहा है कि ऐसी बाल्टी की बाल्टी शराब पी जाऊं। और इतना कहने के बाद वो ज्यादा नशे में होने की वजह से वहीं पर गिर जाता है। तब वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि उस मास्टर को ग्रैंडपा कह रही थी, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं होता है कि वो लड़की आखिर कौन है। तब वो लड़की उस मास्टर से कहती है आपको नहीं मालूम, लेकिन मैंने उस शराब के अंदर अपने हाथों से बनाई हुई एक मेडिसिन डाल दी थी जिस वजह से वो शराब एक नॉर्मल शराब से 8 गुना ज्यादा नशीली हो गई थी। इस वजह से आपको इतना ज्यादा नशा चढ़ गया। जिस पर वो मास्टर कहता है अरे तुमने ये क्या किया, इतनी ज्यादा नशीली शराब मुझे क्यों पिला दी। तब वो लड़की उस मास्टर से मूजियान के बारे में पूछने लगती है कि आखिर अभी वो कैसा है। जिस पर वो मास्टर कहते हैं अभी तक उसकी बीमारी खत्म हुई है या नहीं इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन बाकी मास्टर को तो ये पूरी उम्मीद है कि वो पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुका है और वो ही इस पूरे सेट की जिम्मेदारी को संभालेगा। पर ये सारी चीज तो मार्शल आर्ट कंपटीशन में ही पता चलेगी जिसके लिए 3 दिन और इंतजार करना है। ये सुनकर वो लड़की सोचने लगती है कि मुझे अब 3 दिन और इंतजार करना पड़ेगा मूजियान से मिलने के लिए। तो वहीं वो मास्टर दोबारा से वो शराब पी जाता है, लेकिन इस शराब के अंदर भी वो मेडिसिन मिली हुई थी जिस वजह से ज्यादा नशा चढ़ता है और उस शराब को पीने की वजह से अब वो मास्टर तो नशे में बिल्कुल पागल ही हो जाता है। और ये फनी सीन दिखाते हुए ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।